तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में बात होगी पूर्व सैनिकों की पेंशन और उनसे जुड़े कई मुद्दों पर। क्या क्या मुद्दे रहेंगे OROP के, आप लोगों का कम्यूटेशन का मुद्दा, इसके अलावा MACP, ACP के अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी रहेंगे। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठा सके। सैनिक भाइयों, वीडियो विस्तार से शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। और सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं अपने व्यूवर्स के इस मैसेज के साथ में। लिखते हैं, मैं हवलदार बंसीलाल 2007 का रिटायर्ड हूँ। मेरी बेसिक पे 24,763 है। OROP 3 में मेरी बेसिक सही है क्या? आंसर दें। तो इन्होंने सब कुछ जानकारी दी है, लेकिन फुल डिटेल में जानकारी अपनी नहीं दी है। ये फुल डिटेल में जानकारी दे, क्योंकि इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है। जब तक ये अपनी क्वालिफाइंग सर्विस मुझे नहीं बताएंगे तो मैं किस प्रकार से इनकी पेंशन का बता सकता हूँ। ये मुझे अपनी फुल डिटेल में जानकारी दें, मैं इनकी पेंशन का बता दूंगा कि इनकी सही पेंशन 24,763 है या इससे कुछ ज़्यादा या कम बन रही है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैसेज में लिखते हैं, 20 ईयर्स 6 डेज सर्विस है। ज्वाइनिंग डेट 26 अगस्त 1985, रिटायरमेंट 31 अगस्त 2005, रैंक सिपाही, ACP हवलदार नहीं मिल रहा है। रिटर्न डेट 31 अगस्त 2005। तो दोस्तों, इस पर देखिए मेरा जवाब, मैंने क्या जवाब दिया है। आप ACP हवलदार के लिए एलिजिबल हैं, CPG ग्राम पर कंप्लेंट करें। आप ACP हवलदार के लिए इसलिए एलिजिबल है, आपने 20 साल 6 महीने नौकरी की है। और ACP 2 रैंकों के लिए था, हवलदार और नायक के लिए, 10 साल में नायक और 20 साल में हवलदार, जबकि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है 20 साल 6 महीने, इसलिए आपको ACP मिलेगा हवलदार का। इसके लिए आपको CPG ग्राम पर कंप्लेंट करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। सर, सेल्टर अपॉइंटमेंट CO नहीं रिकमेंड करने से OROP मिलेगा? प्लीज रिप्लाई सर। तो इसमें भी थोड़ी सी मैसेज में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस उन्होंने लिख दिया सेल्टर, शायद ये सेंटर अपॉइंटमेंट लिखना चाह रहे होंगे और CO ने रिकमेंड नहीं किया है इनको। तो ये पूछ रहे हैं कि इनको OROP मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका CO आपको अनविलिंग करता है, आपको पेंशन CO की तरफ से भेजा जाता है और इनवैलिड आउट करता है, तो आप OROP के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप खुद अपने आप अनविलिंग करके आते हैं, खुद लिख के आते हैं, तो आप OROP के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट। सर, जब तक पुराने वालों को ACP MACP नहीं देंगे तो OROP कैसे होगा? क्या पुराने वाले आर्मी का हिस्सा नहीं थे? तो इन्होंने यही कहा है, जब तक पुराने वालों को, यानी कि पुराने वालों से इनका मतलब है प्री 2006 वाले या प्री अगस्त 2003 वाले, उनको ACP या MACP नहीं दिया जाएगा तो OROP किस प्रकार से होगा? क्योंकि OROP का मतलब यही है, 1 रैंक 1 पेंशन। जिस रैंक में पुराने वाले आए थे उसी रैंक में अब वालों की पेंशन बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और इसमें पेंशन बराबर नहीं है, तो ये कोई OROP नहीं है। तो मैं बिल्कुल अब आपकी बात से सहमत हूँ, जब तक पुराने वालों को ACP या MACP नहीं मिलेगा तो तब तक ये OROP का कोई मतलब नहीं निकलता है, तब तक ये बहुत बड़ी विसंगति है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा, जो ACP स्कीम है या MACP स्कीम है, वो पुराने वाले पेंशनर हमारे जो प्री 2006 वाले और प्री अगस्त 2003 वाले, उन सभी को दिया जाए, तभी OROP का असली मतलब होगा, तभी असली OROP दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैसेज। सर, IM मेडिकल बोर्ड आउट अगस्त 1983, IM ड्राइंग पेंशन
आफ्टर 10 years rank of सिपाही but don't know OROP 1, 2 और 3 सर्विस एलिमेंट। नाउ व्हाट आर सर्विस एलिमेंट। तो ये 1983 में आए हैं, 10 साल नौकरी करके बोर्ड आउट किए गए हैं, मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं। तो इन्होंने OROP 1, 3 के एलिमेंट के लिए लिखा है कि उनको नहीं मिल रहे हैं, तो सर्विस एलिमेंट के लिए पूछना चाह रहे हैं। तो इस पर देखिए मेरा जवाब, मैंने इनको क्या जवाब लिखा है। 15 ईयर से पहले मेडिकल आउट को सिर्फ डिसेबिलिटी एलिमेंट ही मिलता है, वो सर्विस एलिमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने 10 साल नौकरी की है, इसलिए सिर्फ ये डिसेबिलिटी एलिमेंट के लिए ही हकदार हैं और इनको सर्विस एलिमेंट नहीं दिया जाएगा। और आपको OROP 1, 2 और 3 तीनों का फ़ायदा पक्का मिलेगा, आपको दिया जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप भी CPG ग्राम पर कंप्लेंट करें, मिला है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। मैं हवलदार हेतराम, मेरी सर्विस 24 साल 8 दिन है, क्या मुझे MACP लागू है या नहीं है? मुझे ऑर्डिनरी मिली है, मैं 31 जनवरी 2000 को रिटायर्ड हुआ हूँ। तो सर आप बताएं मुझे MACP लागू है या नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई कम सून। तो मैंने देखिए इनको क्या जवाब दिया है, यस आपको MACP लागू है। मैंने क्यों बोला इनको MACP लागू है, क्योंकि दोस्तों इनकी रिटायरमेंट डेट जो है 31 जनवरी 2007 है, जबकि MACP रैंक जो है 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। और इनको ऑर्डिनरी मिला हुआ है, लेकिन इनको MACP नायक सूबेदार मिलना चाहिए। तो ये अगर इनको नहीं दिया जाता है तो CPG ग्राम पे अपनी कंप्लेंट करें। CPG ग्राम पर कंप्लेंट डालने के बाद इनको MACP नायक सूबेदार दिया जाएगा, ये उसके लिए एलिजिबल है। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। साहिब OROP का मायने किसी भी टाइम आने वाले पेंशन आने वाले को OROP देना चाहिए। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बिल्कुल राइट लिख रहे हैं, क्योंकि चाहे किसी भी टाइम आओ, चाहे वो प्री 2014 वाला हो और चाहे प्री 2006 वाला हो और चाहे प्रीमेच्योर वाला हो, किसी भी तरह का जो पेंशन आने वाला है उन सभी को OROP का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर से सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन्होंने जो कमेंट किया है इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनको OROP का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, जिनको सरकार ने प्रीमेच्योर बताकर OROP नहीं दी है। यानी कि 1 जुलाई 2014 के बाद आने वाले प्रीमेच्योर पेंशनर को सरकार ने OROP नहीं दी है। क्या वे इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है? क्या उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर सेना में काम नहीं किया है? क्या उन्होंने अपने सीने पर गोली नहीं खाई है? तो सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो सभी को OROP का फ़ायदा दे। चलिए सैनिक भाइयों देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। लिखते हैं, टेल मी वन थिंग, आई रिटायर्ड ऑन 30 जून 13, आई बिकेम HFO ऑन 26 जनवरी 13, एम आई एलिजिबल फॉर नेशनल इंक्रीमेंट पे। तो ये 30 जून 2013 में रिटायर्ड हुए हैं HFO रैंक से, 26 जनवरी 2013 को, और ये नेशनल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इन्होंने ये पूछा है। इन्होंने ये सोच रहे हैं एलिजिबल है या नहीं है। तो ये पक्का एलिजिबल है, क्योंकि ये 30 जून को रिटायर हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से लेटर जारी करा गया था, जो भी 31 दिसंबर को या 30 जून को रिटायर होगा उसको अगले महीने में जो उनका इंक्रीमेंट लगता है 1 जनवरी से, जो इंक्रीमेंट लगता है 1 जनवरी वाला इंक्रीमेंट 31 दिसंबर को आने वाले को और 30 जून को आने वाला जो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है, वो उसके हकदार हैं, नहीं कि अगला इंक्रीमेंट उनको दिया जाना चाहिए। तो ये भी उसके लिए एलिजिबल है, इनको पक्का एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों इंक्रीमेंट से संबंधित सरकार के कुछ मैं आपको आदेश दिखाता हूँ। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लक्षद्वीप सेक्रेटरीट फाइनेंस एंड अकाउंट का ये लेटर है 13/9/2021 का, और इसमें कुछ और गवर्नमेंट के लेटर का हवाला दिया गया है। तो पहला लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर दिल्ली का,
जिसका लेटर नंबर है OM नंबर 1E 2020, डेट 7 सितंबर 2021। इसका सब्जेक्ट है CG एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यूरिंग पीरियड जनवरी 2020 टू जून 2021, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी एंड कैश पेमेंट। इसके अलावा दूसरा लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस पब्लिक दिल्ली का। इसका OM नंबर है 1453-545/2021, EST पे 1, डेट 24 जून 2021 का। इसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ 1 नेशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई फॉर पेंशनरी बेनिफिट दोज एम्प्लॉय हु हैड रिटायर्ड 30 जून बिफोर ड्रॉइंग दी स्कीम। और ये लेटर इसके साथ में अटैच किए हुए हैं, देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग का ऑफिस मेमोरेंडम है। सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ बेनिफिट नेशनल इंक्रीमेंट ड्यू 1 जुलाई फॉर पेंशनरी बेनिफिट दोज एम्प्लॉय हार्ड रिटायर्ड 30 जून बिफोर ड्राइंग द सेम। तो इस गवर्नमेंट के लेटर के अनुसार भी आप लोगों को जो 31 दिसंबर को पेंशन आ रहा है तो उसको एक इंक्रीमेंट हो दिया जाएगा जो 1 जनवरी से मिलता है, और जो 30 जून को आ रहा है उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो 1 जुलाई से मिलता है उसका बेनिफिट दिया जाएगा। ये सभी डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट दिस, टोटल 13 डिपार्टमेंट हैं जिनको भेजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। गुड मॉर्निंग सर, 2018 में रिटायरमेंट होने वाले OROP का लाभ नहीं मिल रहा है क्या? तो 1 जुलाई 2014 के बाद आने वाले जो भी प्रीमेच्योर हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जो प्रीमेच्योर नहीं आए हैं उन सभी को लाभ इसका दिया जाएगा। और OROP के लिए जो प्रीमेच्योर आने वाले हैं उन सभी के लिए कोर्ट में पहले से ही केस डाला हुआ है, तो हो सकता है उस केस में प्रीमेच्योर को भी फ़ायदा मिल जाए, लेकिन अभी केस पेंडिंग है। हमारे बहुत सारे पेंशनर ने केस डाला हुआ है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले से ही केस डाला हुआ है। अगर उस केस में जो भी डिसीजन मिलता है प्रीमेच्योर को दिया जाएगा तो आपको भी साथ में इसका फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। पेंशन कम्यूटेशन पर कोई लेटेस्ट न्यूज़ है? इन्होंने पेंशन कम्यूटेशन के बारे में पूछा है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिन से चल रहा था कि वो पेंशन कम्यूटेशन है आप लोगों का 10 साल 8 महीने में पूरा हो रहा है, और कुछ ने बताया था कि आप लोगों का 12 साल में पूरा हो रहा है। 12 साल के बाद आपका पेंशन कम्यूटेशन कटना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट का भी कुछ फैसले थे, उन्होंने कुछ हमारे पेंशनर का कम्यूटेशन पर रोक लगा दी थी। कुछ AFT दिल्ली के फैसले थे, उन्होंने भी कम्यूटेशन के 12 साल के बाद रोक लगा दी थी। लेकिन ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया है कि आप लोगों का कम्यूटेशन 15 साल के लिए ही काटा जाएगा। सर जय हिंद, मुझे 13/11/2024 को 23,280 रुपये मिला, पर किस चीज़ का है? OROP 3 का है या DA का 3% है? मैं 24 साल 6 दिन किया है और 31 अक्टूबर 2020 को पेंशन आया। 30% बोर्ड आउट था RMV में। तो इनको 23,280 रुपये मिले हैं एरियर के। तो इन्होंने मुझसे पूछा है किस चीज़ के मिले हैं, और ये 13/11/2024 को पेंशन आए थे। 24 साल और 6 दिन उन्होंने नौकरी की, और DA 3% था या उसका मिला है। 30% इनकी डिसॉल्टी है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ जो इनका एरियर है ये, क्योंकि 23,280 रुपये है, ये OROP 3 का है। DA का एरियर तो इतना नहीं बन सकता, सिर्फ 3% DA बड़ा है, उसका एरियर इतना नहीं बनेगा। और अगर ये अपना रैंक मुझे और बता देते तो मैं बिल्कुल कंफर्म सही प्रकार से कर पाता, क्योंकि इनके रैंक के हिसाब से मैं इनका कैलकुलेशन कर लेता कि 3% के हिसाब से इनका DA कितना बनता है और इनका एरियर कितना बनता है, क्योंकि अगर इनका रैंक पता होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इनका जो ये एरियर आया है ये इनका OROP 3 का ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। सर मैंने 2003 19 ईयर 3 मंथ 22 डेज सर्विस कर मैं
आउट पेंशन 22,151। मेरा सर्विस पेंशन के साथ 30% डिसेबिलिटी मिलता है। मेरा रैंक नायक है। मेरा पेंशन सही है। तो इन्होंने बताया है ये 19 साल 3 महीने और 22 दिन नौकरी इन्होंने की है, नायक रैंक से आए हैं और 30% इनकी डिसेबिलिटी है। और जो इनकी टोटल पेंशन इनको मिल रही है वो 22,151 मिल रही है। क्या वो सही है? तो इस पर देखिए मेरा जवाब जो मैंने इनको लिखित में दिया है। आपका सर्विस पेंशन 22,251 बिल्कुल राइट है, लेकिन आपको जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 6,645 रुपये मिलेगा। तो सिर्फ इनको 22,151 रुपये जो मिल रहा है वो सर्विस पेंशन है इनका, वो बिल्कुल सही आ रहा है। और इनका डिसेबिलिटी पेंशन इसके अलावा 6,645 और बनता है। अगर इनको 6,645 अलग से मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 6,645 और नहीं मिल रहा है तो ये CPG ग्राम में कंप्लेंट करे। तो यानी कि इनको टोटल पेंशन मिलना चाहिए 22,251 रुपये प्लस 6,645 रुपये। टोटल इनका इतना पेंशन होना चाहिए। इसके ऊपर जो अभी DA चल रहा है 53% वो मिलना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। लिखते हैं, डियर सर, इन द मंथ ऑफ 31/10/2014 केम ऑफ डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीट ऑफ 35 ईयर्स कंप्लीट टर्नओवर वाइल कमिंग डिस्चार्ज माई RMB बोर्ड पेपर स्टिल पेंडिंग यूनिट लेवल नाउ व्हाट टू डू एंड टू whom I should cannot wear as 100% disability recommended by the CH by the unit level. It was reduced to 50%. I am suffering for multiple disabilities, all interconnected after operation at Navy Hospital Ashwani, Aurora. CVA following left and damage राइट लेग। तो इनके कहने का मतलब है ये 31 अगस्त 2024 को पेंशन आए हैं, 35 साल अपनी फुल कंप्लीट नौकरी करके, और इनको 100% डिसेबिलिटी दिया गया था। और इन्होंने जो अपना इलाज किया है जो नेवी का अश्वनी हॉस्पिटल है, कमांड हॉस्पिटल है, उसमें कराया था, लेकिन इसको रिड्यूस करके 50% इनकी डिसेबिलिटी कर दी गई है। और इनका जो RMB बोर्ड पेपर हैं वो पेंडिंग है यूनिट लेवल पर। तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो अपने जवाब में मैंने इनको यही बताया है, ये CPG ग्राम पोर्टल पर PCDA को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को और अपने रिपोर्ट ऑफिस के नाम CPG ग्राम पर कंप्लेंट करें। तो रिड्यूस करी गई है 100% से 50% करी गई है। जो GMO 2023 निकला था उसके अनुसार रिड्यूस करी गई होगी, इसलिए इनको 50% दिया गया है। और अगर आपकी नॉर्मल पेंशन स्टार्ट हो चुकी है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें कि आपकी नॉर्मल पेंशन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है और आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। साथियों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।